Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's super discussion. Cooperate to bring Pahalgam terrorist organizer to justice. क्वाड joint settlement. ऑपरेशन सिंदूर के बाद फर्स्ट क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर समिट कंडक्ट हुई, जिसके अंदर इंडिया के द्वारा जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म और डिफेंस की जो पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा की गई कि ऑपरेशन सिंदूर जो है हर कंट्री को अपने सिटीजन्स को टेररिज्म के अगेंस्ट सिक्योर करने का राइट है। इसके साथ साथ जो क्वाड के न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए उसमें आते क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव जो एक्सपेंशन होगा क्वाड का, और क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो लॉजिस्टिक नेटवर्किंग फील्ड है उसको प्रमोट करेगा, ताकि जो लॉजिस्टिक हब और क्रिटिकल मिनरल्स है उसको प्रमोट किया जा सके, ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बल्कि टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया जा सके। इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुआ जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए होगा। इसके साथ साथ जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें क्लोज कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल कंसर्न अबाउट डेंजर ऑफ अग्रेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो देखने के लिए मिलता है, उसके साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी और पॉलिसी रिव्यू है वो होगा। बायलैटरल डिफेंस टेक फोरम को प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो ऑटोनोमस सिस्टम है इंडस्ट्रियल अलायंस का उसको लॉन्च किया जाए। प्रोडक्टिविटी और रिजिलियंस के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाए, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिकल स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट किया जा सके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी उसके लिए स्टेप्स लिए जा सके। क्वाड के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में जो मैरीटाइम नेशन है इंडो पैसिफिक के, वहां पर पीस और स्टेबिलिटी करने के लिए कंट्रीज द्वारा यूनिलैटरल जो एक्शंस है उनको चेंज किया जाएगा, ताकि बायलैटरल और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया जा सके, अदर कंट्रीज को जोड़ा जा सके, और जो एयरलिफ्ट कैपेसिटी है उसको प्रमोट किया जा सके। इसके साथ साथ मुंबई के एयरपोर्ट क्वाड पोर्ट की जो फ्यूचर पार्टनरशिप है वो मुंबई के अंदर इस साल में देखने के लिए मिलेगी। फोर रेड लाइन इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक, कॉर्न, इथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी रिसेंटली ओपन अप टू इंडिया। जो टैरिफ वॉर वर्ल्ड में हमें देखने के लिए मिली, चाइना और यूएसए के बीच में, यूएसए के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ जो कि इंडिया के ऊपर भी 25 से 35% तक का इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो ट्रेड डील इंडिया और यूएसए के बीच में हुई उसको ओपन अप टू इंडिया के नाम से साइन किया गया, जिसमें चार स्पेसिफिक जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं उनके ऊपर चेंजेस किए गए। फर्स्ट जब हम कौन की बात करते हैं तो यूएसए वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है, जो कि एस्टिमेट करता है 377.6 मिलियन टन आउटपुट को। जब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 42.3 मैट्रिक टन 24 और 25 के परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। वही जब अमाउंट की बात करते हैं तो टोटल 94% एरिया में यूएसए के में कौन जो है वो प्रोड्यूस की गई जेनेटिक मॉडिफाई वेरिफिकेशन के द्वारा, ताकि जो हर्बीवोरस है ग्लाइकोपेट्स और ग्लूकोकोसिनेट इनको अवॉइड किया जा सके। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक इंसेक्ट है पेस्ट के अटैक देखने के लिए मिलता है उनसे उन्हें बचाया जा सके। इंडिया के अंदर उनके ऊपर 15% की ड्यूटी लगाई जाती है अगर इंपोर्ट 0.5 मैट्रिक टन एनुअली हो रहा है। अगर उससे ज्यादा इंपोर्ट हाई जाता है तो 50% जो रेट है उसको बढ़ा दिया जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकंड इशू जो क्रिएट होता है वो होता है इथेनॉल ब्लाइंडिंग को लेकर, कि अगर मेज को या फिर कॉर्न को इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में तो उसको यूज किया जा सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरह। लेकिन शुगर केन जो इंडियन फार्मर्स के बीच में इशू क्रिएट होता है कि शुगर केन को जब एमएसपी प्राइस के ऊपर परचेज किया जाता है तो उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग और शुगर दोनों के लिए यूज किया जाता है, कि किस तरह से उसको यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से किसानों के अंदर इशू को लेकर देखने के लिए मिलता है। जब सेकंड बात करते हैं इथेनॉल की, इथेनॉल
जो है यूएसए वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी इथेनॉल का। अगर हम 2024 की बात करें तो 4.3 बिलियन वर्थ ऑफ इथेनॉल विद इंडिया बिगन थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, अगर हम कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के बाद देखें तो। इसके बाद हम एक्चुअल यूजर है, जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इथेनॉल इंपोर्ट करता है उनसे जो कि एक्चुअल यूजर है, जो कि लाइसेंसिंग और नॉन फ्यूल इंडस्ट्री पर्पस के लिए किया जाता है। जो इंपोर्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग और अल्कोहल बेस्ड केमिकल्स और मेडिसिन, बट नॉट फॉर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल डीजल। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो 11,350 मिलियन लीटर in 2025 with fuel share of 9,650 मिलियन। इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो 1,700 मिलियन लीटर जो है यूएसए वुड वांट एन ओपन अप ऑफ द मार्केट। जब हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन के अंदर यूएसए सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, जो एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन को ब्राजील के बाद। अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील 96% एरिया में, जबकि यूएसए 96, ब्राजील 99% एरिया में और यूएसए 96% एरिया में सोयाबीन ग्रो करता है, जो कि जीएम वैरायटी के साथ की जाती है। इंडिया में जीएम सोयाबीन ऑयल को इंपोर्ट करना अलाउ है। इसके साथ साथ जो डी ऑयल के या फिर जो अदर ऑयल है वो प्रोहिबिटेड किए गए हैं, जीएम क्रॉप्स या फिर जीएम सोयाबीन ऑयल से रिलेटेड है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जीएम सोयाबीन है एक्सट्रैक्ट कैन बी सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। वही जब थर्ड फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं जो कि डेयरी है, इंडिया के अंदर डेयरी प्रोडक्ट करंटली बात करें तो इंडिया जो ड्यूटी करंटली लेवाई करता है वो 30%, चीज के ऊपर 40% और बटर के ऊपर 60%। चीज के ऊपर 30%, बटर के ऊपर 40% और मिल्क के ऊपर 60% की ड्यूटी इंपोर्ट करता है, ताकि इम्पोज करता है ताकि लो कॉस्ट प्रोडक्शन को रोका जा सके। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, फिर इंडिया के अंदर जो डेयरी है उसके प्रोडक्शन को बचाया जा सके, कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखा जा सके, इस रेड लाइन के थ्रू इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डिमांड की सिक्योरिटी करेगा। इन ए फर्स्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑफिसर मिनिस्टर क्लियर अप फाइल पेंडिंग फॉर ओवर 2 मंथ्स। पहली बार जो पुशिंग टू कट डिले की अप्रोच है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, उसको प्रमोट किया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के पास फर्स्ट टाइम लेटर भेजा गया कि वो 2 महीने से ज्यादा जो भी फाइल पेंडिंग है उनको क्लियर की जाए। इसके साथ साथ जो रिव्यू करना है रिव्यू लेवल पर है, उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरीट और एडिशनल सेक्रेटरीट के ऑफिस में देखा जाएगा कि इस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो लर्न करेगा मॉनिटरिंग को, और जो पेंडेंसी लेवल है उसको किस तरह से कम किया जाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ई ऑफिस और डिजिटल वर्क को प्रमोट किया जाएगा। अगर रिसेंट की बात करें तो 7,000 से 8,000 ई फाइल इस टाइम वर्किंग पर है। इसके अलावा अ, जब हम कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात करते हैं, जो फ्लैग करता है फाइल की पेंडेंसी को, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि 61 से 90 डेज के बीच में, 91 से 120 डे और 180 डे के अबव जो फाइल है उनको पेंडेंसी को खत्म किया जाए, और जो फाइल को क्लियरेंस मिलनी चाहिए उनको क्लियर दी जाए। ज्यादातर फाइल्स इसमें देखी जाती है कि स्कीम से रिलेटेड या फिर जो मिशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई उनके रिलेटेड है। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जब हम प्रगति के साथ साथ देखते हैं कि किस तरह से अ, गति शक्ति और ई समीक्षा जो पोर्टल है या प्लेटफॉर्म है उनको यूज किया गया था कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो पॉसिबल हो सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके और इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके वर्क का, जो कि 340 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। सैटरडे क्लास होम लेसन मिजोरम रोड टू फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। मिजोरम के टिंगमुन विलेज के अंदर देखा गया कि किस तरह से
44-year-old लालकनी कीमी के द्वारा पहली बार उनके नाम को लिखा गया, जो कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, फिर पर्टिकुलर एसटी कम्युनिटीज की बात करते हैं, एससी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनको लिखना और पढ़ना दोनों ही नहीं आता था, लेकिन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने की वजह से उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा, जिसके लिए विलेज लिटरेसी को बढ़ाने के लिए स्कीम, जो कि उत्साह स्कीम प्रमोट की गई, जिसमें अबव 15 ईयर्स सभी के लिए उसको प्रमोट किया गया। मिजोरम में 425 न्यू लिटरेट्स, जो मोस्टली अडल्ट हैं, उनको एक्सेस प्रोवाइड कराया गया स्टेट के द्वारा, ताकि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी जो टेस्ट है उसको पास किया। फुल्ली फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट के अंदर, जिसमें लिटरेसी प्रोग्राम जो चलाया गया। जब मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम नाउ स्टैंड करता है 98.2% लिटरेसी के साथ, जो कि गोवा और त्रिपुरा से आगे है। जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जिन्होंने 2024 में लिटरेसी या लिटरेट स्टेट की डेफिनेशन को दिया, उसमें डिफाइन किया था कि कोई भी फुल्ली लिटरेट स्टेट तभी मानी जाएगी जब 95% लिटरेसी रेट उसके अंदर होगा। उल्लास प्रोग्राम जो है 5 ईयर के लिए टाइम लाइन है, जिसमें नॉन लिटरेट पीपल्स जो भी हैं 15 ईयर से अबव, उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके साथ साथ जब नेशनल लिटरेसी मिशन या फिर डाटा और सेंसिस जो डाटा कैप्चर किया गया उसको देखते हैं, जिसमें 1991 के अकॉर्डिंग 90% जो अडल्ट है वो लिटरेट है केरला के, जिसके बाद उन्होंने टोटल लिटरेसी स्टेट का जो अचीवमेंट है वो अचीव की थी। नेशनल लिटरेसी मिशन नॉर्म्स के अंदर रिक्वायर है 90% ऑफ स्टेट की पॉपुलेशन जिनकी एज 15 से 35 के बीच में, वो लिटरेट हो। अगर हम 2011 की सेंसिस की बात करते हैं, तो लिटरेसी जो है वो 93.91% होनी चाहिए, जब हम जो कि केरला की थी, और बल्कि मिजोरम की 91.58% थी। जब हम प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे की बात करते हैं, जो एनुअली जुलाई के अंदर अपना डाटा रिप्रेजेंट करता है, उनके द्वारा 2024 में मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है 7 ईयर की एज के लिए या फिर उससे अबव के लिए, वो 98.2% है। वही जब हम केरला के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ 95.3% की परसेंटेज हमें देखने के लिए मिलती है। अ, इसके साथ साथ जो उल्लास है, उनकी नोडल एजेंसी, जिसमें मिजोरम समग्र शिक्षा को प्रमोट किया गया, उसके जो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है एंड्रयू के द्वारा बताया गया कि किस तरह से जो मीजो भाषा के अंदर उनको सिखाया गया। मीजो की जो लैंग्वेज है उसकी कोई पर्टिकुलर लिपि और स्क्रिप्ट ना होने की वजह से, लैंग्वेज को समझना और ज़्यादा राइटिंग ना मिलने की वजह से उसको पढ़ना मुश्किल है। लेकिन जब मीजो भाषा का हिस्ट्री देखते हैं, तो वो 1894 में पहली बार हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जो मीजो अल्फाबेट है वो रोमन स्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसलेट किए गए थे, और पुरानी जो लाइब्रेरी है उनके अंदर ट्रांसलेशन और एलिमेंट्री बुक्स के बेसिस पर और जो मिशनरीज उस टाइम में भारत में आई थी और उनके द्वारा जो लिटरेचर प्रोवाइड किया गया था, उनके बेसिस पे मीजो भाषा में पीपल्स को लिटरेट किया जाता है। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या फिर ईच वन टीच वन के जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, ताकि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है उनको लिटरेट किया जा सके और कनेक्ट किया जा सके मेन स्ट्रीम के साथ, उनकी मदर लैंग्वेज के साथ, मदर टंग के साथ को प्रमोट करने के लिए इस तरह के डिसीजन देखे गए थे। पीएम अराइव इन घाना टू होल्ड टॉक विद प्रेसिडेंट महामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नेशन टूर की बात करें, जिसके अंदर उन्होंने घाना, त्रिनिदाद टेम्बो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नाम्बिया कंट्रीज की यात्रा करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, एआई और ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको प्रमोट करने के लिए G20 के अंदर जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे उसको प्रमोट किया जाएगा, ताकि पीएम मोदी रिव्यू कर सके, और जो रिगार्ड ब्रिक्स समिट के अंदर जो फाउंडिंग मेंबर्स है इंडिया, उसकी जो कमिटमेंट है कि किस तरह से जितने भी नेशंस है, जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका की बात करते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए, ताकि कोऑपरेशन हो सके और डेवलपिंग कंट्री को जो एडिकेट अमाउंट ऑफ फंड या फिर जो
बैलेंस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, उसको क्रिएट किया जा सके, ताकि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड अप्रोच है वो सबके लिए अवेलेबल हो। ग्रोस फॉरेस्ट लॉ वोलेशन। सेंटर एड्रेस असम टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट टॉप ऑफिसर्स। रिसेंटली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा शिलोंग डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर जो लीगल एक्शन लिए जाए स्पेसिफिक ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर के अगेंस्ट, उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई कि किस तरह से ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा और जो नॉर्थ ईस्ट जोन की बेंच है उनके द्वारा असम के अंदर शिवसागर जिले में गोलकी फॉरेस्ट और दोमचेरा कोलाकांडी जिले के अंदर जो पुलिस कमांड बटालियन कैंप बन रहा था, जिसमें 26 और 11 हेक्टेयर जो लैंड का रिप्रेजेंटेशन किया गया, उसके रिगार्डिंग सेपरेट डायरेक्शन प्रोवाइड की गई थी। इसके साथ साथ जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर है उनको भी नोटिस इशू किया गया कि किस तरह से वन संरक्षण और संवर्धन एक्ट 2023 के तहत प्रोवाइड किया गया, जो कि रूल 15 की क्लोज 2 ऑफ वन संरक्षण इन्फॉर्म करता है कि ऑफिसर offense and violation has been committed to a state for forest department to fill a complaint against offending before a court. AI and copyright law. Recently 23 कंपनीज और अलग अलग ऑथर राइटर के द्वारा एआई के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की गई कि किस तरह से एआई मॉडल या चैट जीपीटी और जिमनी जैसे प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करते हुए कि डेटा का यूज कर कर उनकी एबिलिटी को और ट्रेन किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी वीडियोस, फोटो, बुक्स, सॉन्ग या पैसेज या पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जो अवेलेबल है उनके डाटा को उनकी परमिशन के बिना यूज कर कर, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का और कॉपीराइट के अगेंस्ट है। इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव एआई मॉडल्स को किस तरह से फेयर यूज कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को कौन परमिट करेगा, या फिर जब हम लार्ज लेवल मॉड्यूल की बात करते हैं जो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ लार्ज पब्लिक इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है, उनको किस तरह से देखा जाए। जब हम एआई मॉडल की बात करते हैं तो उसमें रिसेंटली इंडिया के अंदर जो केस हुआ था 2024 में, न्यू एजेंसी एएनआई के द्वारा कॉपीराइट के तहत ओपन एआई कंपनी के ऊपर चैट जीपीटी के रिगार्डिंग और फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर और डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन के द्वारा और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के द्वारा मूव किया गया था कोर्ट की तरफ कि किस तरह से एआई के द्वारा जो डाटा यूज किया जा रहा है वो मॉडिफाई कर रहा है और उन्हें अप्रोच को यूज कर रहा है, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग डाटा डायरेक्टली यूज नहीं किया जा रहा, जो कि जनरली प्रोहिबिटेड करता है डाटा अंडर कॉपीराइट लॉ के तहत। एआई की अंदर जो डाटा यूज किया जाता है वो एज अ बुक को रीड करना या फिर किसी सोर्स से पूरी तरह से उस डाटा को कॉपी करके रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से यूजर के द्वारा कमेंट कमांड दी गई है, उसी बेसिस के ऊपर एआई जो है वो डाटा को जनरेट करता है। जब इंडियन कोर्ट की बात करते हैं, उनके जुरिडिक्शन ना होने की वजह से एआई ओपन एआई हैज नो ऑफेंस इन एन द कंट्री, क्योंकि जो प्री ट्रेनिंग प्रोसेस है वो आउटसाइड इंडिया के प्लेस करता है। उसी के साथ साथ जो ट्रेनिंग डाटा स्टोर किया गया है वो भी फॉरेन सर्वर के ऊपर है, इस वजह से इंडियन कोर्ट जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता। वहीं ओपन एआई जब रिफाइन करता है मॉडल को, प्रिवेंट करता है रेगुलेशन को और फॉलो करता है प्री ट्रेनिंग पेज को। यहाँ ओपन एआई मॉडल डू नॉट हैव एक्सेस टू द ओरिजिनल ट्रेनिंग डाटा, मीन्स जो रिस्पॉन्स है वो यूजर द्वारा जनरेट किया जाएगा, डायरेक्टली चैट जीपीटी द्वारा कॉपी राइट करके या फिर पर्टिकुलर इमेज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, जो कि
जनरेटिव एआई के द्वारा प्रोवाइड किए गए डाटा के ऊपर डिपेंड करता है और यूजर के ऊपर। पंजाब लैंड पुलिंग पॉलिसी एंड इट क्रिटिसिज्म। रिसेंटली पंजाब के द्वारा अनाउंस किया गया कि 14,000 एकड़ की जो फार्म लैंड है उनको यूज किया जाएगा हाउसिंग पर्पस के लिए, और टारगेट किया जाएगा प्रोटेक्ट कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए जो अनप्लान अर्बनाइजेशन है, या फिर जो अनप्लान ट्रेडिशनल लैंड एक्विजिशन है, उसकी तरह ना कर कर इसके लिए पुलिंग इनिशिएटिव का यूज किया जाएगा, जिसमें इलीगल कॉलोनियों को बनने से पहले या फिर जो अनप्लान अर्बनाइजेशन है उसको रोका जा सके। इसके लिए हर किसी को ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर कोई 1 एकड़ लैंड पूलिंग करता है तो उसे लैंडलॉर्ड को विल गेट 100 स्क्वायर यार्ड रेजिडेंटल प्लॉट और 201,000 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंटल प्लॉट देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ साथ टू 200 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल प्लॉट और 1,000 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा। अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 4,840 स्क्वायर यार्ड का जो एरिया है वो कवर करता है। वहीं अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है 9 एकड़ पूलिंग लैंड को, तो लैंड ओनर जो है वो उसको 3 एकड़ ऑफ डेवलपमेंट लैंड और उसके साथ साथ स्टेबल ग्रुपिंग हाउसिंग के लिए 15 एकड़ पूलिंग विल गेट 30 एकड़ ऑफ डेवलपिंग लैंड को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए जो पंजाब की 27 सिटीज के अंदर इस तरह से करंटली अभी रोलिंग है, जिसमें मोहाली, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा, संगरूर और पटियाला जैसी डिस्ट्रिक्ट्स आती है। जहाँ आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो उनके द्वारा 20,000 से 25,000 करोड़ तक की जो लैंड पुलिंग है वो की जाएगी, जो कि जो 2027 तक गवर्नमेंट की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लगने से पहले जो टाइम पीरियड है उसके अंदर पूरा करना होगा। जो क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखा जाता है कि किस तरह से जो फंडिंग है उसका यूज किया जाएगा, या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके अंदर जो 1.50 लाख टन ऑफ पेडी प्रोडक्शन का जो लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वजह से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड आर गाइडलाइन फॉर obtaining कास्ट सर्टिफिकेट डिस्क्रिमिनेटरी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर IPLI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, जिसके अंदर कि किस तरह से एक मदर के द्वारा गाइडलाइन इशू की गई कि बैकवर्ड सर्टिफिकेट मिलने के लिए किस तरह से साइन किया जाना चाहिए, उसकी कॉजेज क्या क्या, या फिर उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर हम करंट गाइडलाइन की बात करें तो वो रिक्वायर करता है कि कॉपी हो फादर के ओबीसी सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी जो पेरेंटल ब्लड रिलेटिव है उनके सर्टिफिकेट की, उसके बेसिस पर ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। पिटिशनर के द्वारा कहा गया कि किस तरह से ये वोलेशन है चाइल्ड के फंडामेंटल राइट्स का, जो इक्वलिटी और पर्सनल लिबर्टी गारंटी की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि अगर हम चाइल्ड की बात करें वो सिंगल मदर के द्वारा रेज किया गया है, तो किस तरह से उन्हें जो ओबीसी या फिर एससी का सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जब हम सुप्रीम कोर्ट की 2012 की रमेश भाई दभाई नायक और स्टेट ऑफ गुजरात की रूलिंग देते हैं, जिसके अंदर कास्ट स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इंटर कास्ट मैरिज स्पेसिफिकली बिटवीन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या फिर नन कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से पेरेंट्स बिलोंग ना करता उनके लिए क्या सिचुएशन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इस सिचुएशन में जो असाइन किया जाएगा वो फैक्ट होगा कि जनरल प्रिंसिपल ए वुमन जो अगर वो मैरी करती है किसी डिफरेंट कास्ट में और वो जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, तो पर्टिकुलरली फादर की कास्ट ही के बेसिस पर ही चिल्ड्रन को
कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। रिज्यूम किया गया था कि अगर इंटर कास्ट मैरिज हो और हस्बैंड बिलोंग करता हो फॉरवर्ड कास्ट से, बट डिवोर्स या फिर अलग होने की सिचुएशन में चाइल्ड को मदर ने पाला हो, तो उस बेसिस पर पर्टिकुलरली SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करने के लिए उनको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद जब हम रूमी चौधरी वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली 2009 रूलिंग देखते हैं, तो उसमें भी देखा गया था कि किस तरह से जो SC का सर्टिफिकेट है वो डिविजनल बेंच के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। तो इस बेसिस पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, या फिर किस बेसिस पे मदर के और फादर के डिवोर्स या फिर सेपरेशन की कंडीशन में किस डॉक्यूमेंट्स की के बेसिस के ऊपर सर्टिफिकेट जो है अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाना चाहिए। इनहेरेंटली जो वेरिफिकेशन है या फिर जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी राइट्स है वो चाइल्ड के किसके द्वारा मिलने चाहिए। डोंट डिले, स्टॉप टॉकिंग, ए रिव्यू कमेटी लाइक दे सेटअप आफ्टर कारगिल इट नीड पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक के बाद जो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कराया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म के मिलिट्री बेस या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश किया गया टारगेट करके, ताकि जो डेटरेंस स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया जा सके, और उसके साथ साथ जो अर्जेंट रिव्यू ऑफ एनालिसिस है उनको भी किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 कोर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ इंडिया की जो पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट, उसको अनाउंस किया गया था कि किस तरह से इंडिया ऑप्टिमाइज करता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया इज रेड लाइन बाय द PM विल कॉज पाकिस्तान डीप स्टेट, जिसमें जब सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं उसके लिए देखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या लेसन लेने चाहिए, जिसमें स्ट्रेटेजिकल, ऑपरेशनल और टेंटेटिव लेवल्स के ऊपर जो चेंजेस हो, या फिर जो हम टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। किस तरह से जो स्ट्रेटेजिकल कम्युनिकेशन थी, नरेटिव बेस, उसको जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसको अनप्रिडिक्टिवनेस जो देखने के लिए मिलते हैं, उसको किस तरह से सुलझाया जाए, कि इंडियन मीडिया के द्वारा क्या इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, फिर क्या आउटरीच प्रोवाइड की जा रही है उनको ऊपर एक टाइट अप्रोच होनी चाहिए, ताकि नरेटिव जो है वो स्पेसिफिकली मिलिट्री बेसिस पे या फिर किस तरह से होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट हो गई है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल, जो एडवांस एयरबोर्न रडार और कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए जो मेजर गेम चेंजर के रूप में साबित हुए थे उनको, इसके साथ साथ 4S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि यूज किया गया था। लार्जली BVR एयर कॉम्बैट हिस्ट्री जो देखने के लिए मिली थी, कि किस तरह से जो 3 इनिशिएटिव या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंट्री की या पॉलिटिकल लीडर्स की इस तरह की स्टेबिलिटी में वो ले जानी चाहिए, कि ले डाउन द क्लियर आर्म्स फॉर द आर्मी एक्टिंग बीइंग इनिशिएटिव स्पेसिफिकली मिलिट्री को डिजायर एंड स्टेट या फिर टू अचीव बिफोर टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, इंश्योर एडिकेट रिसोर्स, और जो भी टाइम के साथ साथ प्रोवाइड किए जाने चाहिए। किल द बिल, Karnataka Misinformation and Fake News Prohibition Bill set up a censoring grab of root falsehood। रिसेंटली कर्नाटका के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज प्रोहिबिशन बिल जो है वो लाया गया, जिसमें अथॉरिटी के द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया, कि लॉ मेकर्स ने डिफाइन किया पर्टिकुलर वर्ड्स को, कि किस तरह से जब हम
फेक न्यूज या डीप फेक की बात करते हैं, उनको मेंशन किया गया कि फेक न्यूज क्या है। इट डिफाइंड बाय द बिल एज false or inaccurate report, editing that distort fact और मिसलीडिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन को नोइंगली और रेकनेसली फ्लैश फूड को फैलाना, ताकि जो रीजनल एक्सपेक्ट है उनको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा फेमिनिज्म, सनातन धर्म और जो वर्ड रिसेंटली देखने के लिए मिले उनको भी डिफाइन किया गया, ताकि स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर फेक न्यूज जैसी का यूज ना किया जा सके। इसके साथ साथ जो पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट अप्लाई की गई कि अगर कोई भी इस तरह के ऑफेंस फेस करता है उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा या फिर दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं। जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट वर्डिक कोर्ट आईटी रूल 2024 वो के अंदर वार्न किया गया था इस तरह के डेंजर इल डिफाइंड लीगल प्रोविजंस को, या फिर फ्री स्पीच के अगेंस्ट जो देखने के लिए मिलता है फेक स्पीच के रूप में। India top 5% cut down on calorie in 23-24 gap will with the bottom narrow। अगर रूरल और अर्बन इंडिया की बात करें 2011 से 11-12 से लेकर 23-24 के बीच में यहाँ डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है कि 2011-12 में रूरल के अंदर 2223 कैलोरी और अर्बन के अंदर 2206 कैलोरी का गेन देखा गया था, जहाँ 2023-24 के अंदर 2212 और अर्बन के अंदर 2240 इंक्रीज देखने के लिए मिला। जब हम फिगर कैलकुलेट करते हैं तो डेली पर कैलोरी कैपिटल कैलोरी इनटेक की बात की जाती है, जो 5% कंज्यूमर नैरो करते हैं, जिसमें देखा गया कि किस तरह से जो टॉप 5% अर्बन एरियाज है वहां मेजर किया गया मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू जो कंज्यूम करते हैं 3092 कैलोरी पर डे, जो कि 82.3% ज्यादा है जब हम कंपेयर करते हैं 1696 कैलोरी के साथ, जो कि बॉटम 5% अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन इनटेक डाटा बेसिस पर, जो स्टेटिस्टिकल मिनिस्ट्री के द्वारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के द्वारा अनाउंस किया गया। रूरल इंडिया में जब हम कैलोरी इनटेक देखते हैं तो 5% जो टॉप 5% है उनके अंदर 2941 कैलोरी, जो कि 74.2% हाइयर है अगर हम बॉटम 5% के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि 1688 कैलोरी का इंटेक देखने के लिए मिलता है। जब हम कंपेयर करते हैं 22-23 के अंदर तो डिफरेंस 93.9% का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा डाटा शो किया गया जो कंजम्पशन को दिखाता है अर्बन और रूरल के बीच। Surge pricing cab aggregators can now change 2x base fare during peak hours। गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया कैब एग्रीगेटर्स को, ओला उबर रैपिडो, ये चेंज कर सकते हैं टाइम बेसिस के 2 टाइम्स में फेयर पीक आवर्स के अंदर, जब हम देखते हैं जो कि लाइट टच रेगुलेशन है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर की जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और यूजर की वेलफेयर को देखते हुए इन चेंजेस को किया गया। जो कैंसिल करते, अगर कोई कैंसिल करता है राइड को तो उनके द्वारा इफ ए राइड कैंसिल बाय द ड्राइवर आफ्टर एक्सेप्टिंग द जर्नी, इन दैट केस द पेनल्टी 10% ऑफ द फेयर not exceeding 100 rupees shall implement where such cancellation is made without any valid reason। सिमिलरली जब पैसेंजर चेंज करता है तो उसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है अगर उनके द्वारा कोई सेम जो वैलिडेशन है वो प्रोवाइड ना की गई हो। जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन रिप्रेजेंट कैटेगरीज या क्लास ऑफ व्हीकल के बेसिस पर चार्जेबल पैसेंजर के द्वारा एग्रीगेट की गई।
SBI flag Arcom fraud to send Anil Ambani name to RBI। SBI के द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन एज फ्रॉड इनिटेट एक्शन रिपोर्ट में अनिल धीरूभाई अंबानी को डायरेक्ट टू आरबीआई ईयरलॉग एक्सचेंज शोकेस नोटिस। एसबीआई के द्वारा नोटिस जारी किया गया कंपनी को कि किस तरह से बैंक फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी डिसाइड टू क्लासिफाई आरकॉम अकाउंट टू फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंटली इनरेगुलेट इंक्लूड करता है फंड डाइवर्जन को और लॉन्ग टर्म वोलेशन को, जिसके द्वारा जो क्लासिफाई किए गए आरबीआई मास्टर डायरेक्टर्स ऑफ फंड्स के थ्रू। आरबीआई के जो एस्टिमेट्स है वो डायरेक्टर अनिल अंबानी एक्टिवली परसुइंग ऑल लीगल रेमेडीज। जब हम कंपनी की बात करते हैं जो क्लासिफाई किए गए इम्पैक्ट ऑनगोइंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के ऊपर, आरकॉम वाज एडमिटेड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन 2018। अगर हम प्राइस की बात करें तो मार्च 25 के अंदर टोटल डेप्थ जो है वो 47,216 करोड़ का डेप्थ जो है देखने के लिए मिलता है। कीप अंडर बार्स 120 सेकेंड पीक टाइम 12 hours shift lack of transparency and more the dark turn behind क्यू कॉमर्स या क्विक कॉमर्स 10 minute डिलीवरी प्रोमिस। डार्क स्टोर के जब डार्क स्टोर्स की बात करते हैं जहाँ की 30 से 40% जो स्टोर्स मेजर किए जाते हैं जो प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसमें जो बेसिक फैसिलिटीज टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर या फिर प्रॉपर सिटिंग एरियाज होने चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं होती। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए जो वर्किंग स्पेंड करते हैं 10 to 12 आवर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। इनएडिकेट ब्रेक होते हैं, रेस्ट टाइम नहीं होता, स्पेसिफिक पीक आवर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। भाई जब हम देखते हैं कि किस तरह से जब नॉर्म्स के अंदर मूव किया जाता है कि अगर डार्क स्टोर must pack 19% of order within 120 सेकेंड टू हेल्प स्टोर ऑपरेटर अवॉइड पेनल्टी। पेनल्टी लगाई जाती है 1,000 की अगर डिले होता है 30 मिनट्स का या फिर 1 आवर का, भाई 3,000 की अगर 1 से 2 आवर का, और 5,000 की 2 से 4 घंटे का अगर डिले देखने के लिए मिलता है। तो रूल स्टोर ओनर्स के द्वारा फाइन नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए 120 आवर्स 120 सेकेंड्स के अंदर डिलीवरी कंप्लीट करना। इसके साथ साथ जब हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एडवाइजरी मैंडेट की जाती है प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मिनिमम सेल्फ लाइन देखने के लिए मिलती है 30% या फिर 45 डेज एक्सपायरी डेट या टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पर। जो हम देखते हैं जो इनएफिशिएंट है कंज्यूमर के लिए, नोट कैन नॉट वेरीफाई compliance since platform don't display expiry information on the app, जो कि प्लेटफॉर्म के बायर्स या फिर डेड स्टॉक्स नियर होता है उनके सेल्फ लाइन या फिर एफएमजीसी ब्रांड के द्वारा चीपर कॉस्ट के ऊपर या फिर हैवी डिस्काउंट दिखाकर उन चीजों को सेल किया जाता है। इसके साथ साथ देखते हैं कि किस तरह से जो एसोसिएशन है या फिर जो मल्टीपल लॉ क्रिएट किए गए हैं ओवरलैपिंग लाइबिलिटीज के लिए, उनमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आईटी एक्ट और ऑल अप्लाई होते हैं, ताकि प्राइमरीली जो लाइबिलिटी है या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के ऊपर जो लाइबिलिटी होनी चाहिए उसको प्लेटफॉर्म रन करे। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेसी के साथ साथ उसको रेगुलेट किया जाए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 मेक मेजर हेडवे। 24 गीगावाट का ट्रांसमिशन कैपेसिटी के साथ जो फेज 1 है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का इनिशिएट किया गया, कि फेज 1 के अंदर कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसमें कॉरिडोर में 24 गीगावाट से 20 गीगावाट का जो कमीशन एनर्जी है उसको इशू किया जाए राइट ऑफ वे के अकॉर्डिंग 8 स्टेट्स को में से, जिसमें से 4 स्टेट के अंदर 100% जो
वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। बाकी की 4 स्टेट के अंदर 90 से 94% जो वर्क है वो कंप्लीट है। जब हम 4 स्टेट्स की बात करते हैं जिसके अंदर गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु जैसी स्टेट आती है। इसके अंदर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व किए गए हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स को ओपन किया जा सके। सेंटर फाइनेंशियल एसोसिएशन के द्वारा जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसको इनिशिएट किया जा सके। GECI 1 स्कीम्स को के अंदर जो डिले देखने के लिए मिला उसमें देखा गया था कि इस तरह से जो लैंड एक्विजिशन के अंदर डिले हुआ, उसके बाद जो बिड और रीटेंडर या मल्टीपल टाइम्स में जो कोर्ट केसेस की वजह से जिसके साथ साथ रिसेंटली 2023 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकल इंडेंजर राजस्थान के अंदर देखने के लिए, राजस्थान और गुजरात के अंदर मिलने वाला है, उनके क्लियरेंस के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर डिले देखने के लिए मिला था। बजट के द्वारा अलोकेट किए गए 600 करोड़ जीईसी स्कीम को 2025 के अंदर जब हम देखते हैं, जब हम जीसी फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 के अंदर ऑलरेडी एडवांस पैक जो प्लान है उसको अनाउंस किया गया ताकि फेज 2 के अंदर इंटर स्टेट जो अप्रोक्सीमेटली 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ 27,500 MVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा। जिसमें जब स्टेट्स की बात करते हैं उसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जो स्टेट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया ताकि इवेल्युएट किया जा सके 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स के साथ। इसके साथ जब GC 3 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिनमें गोल सेट किया गया है 713 किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें 5 गीगावाट कैपेसिटी के साथ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल्स को किया जाएगा, जिसमें लद्दाख, हरियाणा के अंदर इनको इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे। कमेटी इन फेवर ऑफ कीपिंग फूड प्राइस इन CPI, RBI पैनल एंड सर रिटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट। CPI के अंदर वोलेटाइल या फिर फूड और फ्यूल जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो उसके एस्टिमेट रखे गए हैं वो 4% या फिर ±2 बेस पॉइंट के बेसिस पर RBI के द्वारा रखे गए हैं कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन है उसको कर्व किया जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के साथ साथ इन्फ्लेशन को कर्व किया जा सके। इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क का जो टारगेट है वो 4 से 6% रेंज के अंदर एवरेज प्रिडिक्शन या डिकेट के अंदर रखा गया है। ए प्रीकैरियस वर्ल्ड ऑर्डर। रिसेंटली नाटो कंट्रीज के द्वारा जो सबमिट हुई उसमें डिसाइड किया गया था कि 5% ऑफ GDP जो है डिफेंस के ऊपर कंप्लायंस के ऊपर यूज किया जाएगा। उसके साथ साथ जो रिप ऑफ है उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको बढ़ाया जा सके। जब नाटो मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं GDP के 2035 तक के लिए 5% अलोकेशन का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 3.5% अलोक किया जाएगा कोर डिफेंस नीड को। रेस्ट में जो एस्पेक्ट है वो उसमें सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वर्क है उनको किया जाएगा। जब हम परसेंटेज देखते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पर देखने के लिए मिलता है 1970 से लेकर 1919 तक ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग परसेंटेज 2000 GDP का वो 3.6% था से 1.9% के बीच में था। वहीं 2010 से लेकर 2019 के बीच में 1.9% के आसपास देखने के लिए मिलता है। ट्रेंड जो है वो रैपिडली ग्लोबल मिलिट्रिकल एक्सपेंडिचर को क्रॉस करते जा रहा है, जिसमें 2700 बिलियन डॉलर जो 2024 के अंदर देखने के लिए मिला। जब 2024 की ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग की बात करते हैं वो इंक्रीज हो गई 8% यूरोपियन कमिटमेंट के साथ अगर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ नाटो अलायंस को जब हम की बात करते हैं, नाटो अलायंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल, रीजनल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं कि किस तरह से सिग्निफिकेंटली रिहेप्स किया जा सके नाटो की प्रोफाइल को, पर्टिकुलरली यूरोपियन
जो स्टैंड पॉइंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनलाइकली। जब हम अपोजिशन एक्सिस की बात करते हैं, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया का जो कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रेटेजिकल कंट्रीज आती है, उनके अगेंस्ट नाटो का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, या फिर जो इनिशिएटिव है जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को लेकर, इसका रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ग्रेट पावर कंपटीशन या रैपिड इनोवेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, ताकि डीपनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, फिर वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट्स को देखा जा सके। वाई TOT and INVIT need to run parallelly. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टोल ऑपरेशन ऑपरेट ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो मॉडल है वो सक्सेसफुली अनलॉक किया गया, जिससे जो रोड एसिड्स है उनके द्वारा किया जाएगा। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो मोनेटाइजेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, उसके द्वारा टोटल जो वैल्यू एड की जाएगी वो है 43,638 जो कि 2000 फिजिकल ईयर 2022 के साथ साथ मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था TOT मॉडल के अंदर, जब उसमें देखते हैं वो लोअर देखने के लिए मिलता है 6,661 करोड़। टोल ऑपरेट ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर 2021-22 से लेकर 24-25 तक का ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से स्टार्टिंग 2021-22 में TOT मॉडल में 5,011 करोड़, वहीं 2022 में जो सबसे कम रहा, और 2023-24 में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला, जहाँ 15,938 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिला, जिसमें बोट मॉडल, हाइब्रिड मॉडल और जो कंस्ट्रक्शन रोड्स और इनिशिएटिव है उनको ऑपरेट किया जाएगा, ताकि कमर्शियल ऑपरेशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। उसके साथ साथ TOT जो मॉडल है वो सक्सेसफुली रिजिलियंस है प्रमोट कर ऑपरेट करता है हाईवे प्रोजेक्ट्स को और को एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट को, ताकि जो एसिड्स है उनको ऑनवर्ल्ड यूज किया जा सके, और बिल्ड ऑन ऑपरेटर ट्रांसफर और हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल्स को प्रमोट करता है, ताकि ट्रेडिशनल कोऑपरेशन जो स्ट्रक्चर है उसके ऑन कैश फ्लो को और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को लार्ज स्केल के ऊपर लाया जा सके, और प्लेटफॉर्म के द्वारा 90% ऑफ कैश इनफ्लो रिक्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसको किया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर या फिर डिफेंस के ऊपर जो परसेंटेज फोकस किया जाता है US फॉरेन पॉलिसी और अदर पॉलिसीज के द्वारा, वो रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज की टू विकसित भारत। मोनेटाइजेशन के थ्रू और जो अदर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा स्टार्ट किए गए, उनमें फोकस किया गया ताकि विकसित भारत को अचीव किया जा सके, और एंड रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, जिसमें स्वर्ण चतुर्भुज योजना, जिसमें चार महानगरों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ा जाए। उसके साथ साथ गति शक्ति प्रोग्राम और जो नेशनल इनिशिएटिव्स है उनको फोकस किया जाता है, ताकि जब हम INIT मॉडल की बात करते हैं, जिसमें 2-3 मंथ्स के अंदर 25,000 करोड़ का जो कॉमन मैन डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया। इसके साथ साथ हर दिन 100 किलोमीटर पर डे की जो स्ट्रेटजी है उसको फोकस किया जाए, ताकि जो कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के अप्रोच को फॉलो किया जा सके। रिटर्न फ्रॉड इज राइजिंग, ई-कॉमर्स साइट्स आर डूइंग डन प्लेइंग नाइस। 15 to 16% जो ई-कॉमर्स ऑर्डर्स है वो रिटर्न किए जाते हैं, जिसमें 10% जो है वो फ्रॉड एस्टिमेटली पाए जाते हैं। रिटर्न की वजह से जो
साइट्स है उनको, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, नायका जैसी साइट्स आते हैं, उनको नुकसान देखने के लिए मिलता है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो 2,358 करोड़ का, वहीं अमेजोन को 3,469 करोड़ का नुकसान फिजिकल ईयर 2024 के अंदर देखने के लिए मिला। मेजर प्लेयर्स की बात करें, वो अपनी पॉलिसी को टाइट करते हैं, जैसे मिंत्रा की बात करें, जिनके द्वारा ब्लॉक किया गया यूजर्स को जो हाई रिटर्न यूजर है। अमेजोन के द्वारा कट की गई जो रिटर्न विंडो पॉलिसी है, उसके द्वारा प्लेटफॉर्म के द्वारा यूज किए जाते हैं टैक्स सच एज वर्चुअली ट्राई वंस एंड बिहेवियर ट्रैकिंग, ताकि कर्व किया जा सके मिसयूज और मिसलीडिंग को, और फ्रॉड्स को कम किया जा सके। इंडिया के अंदर ई टेलर्स लॉस्ट एन एस्टिमेट 15,000 करोड़ फिजिकल ईयर टू डिजिटल फ्रॉड, इंक्लूडिंग रिटर्न्स रिलेटेड अब्यूज और ग्लोबल फ्रॉड, जो कि देखे गए थे उनके द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।